गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास व शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास जो हमारी यूनिट चल रही थी उसी के अंतर्गत अब हम अंतिम इतिहास शिक्षक का व्यावसायिक विकास इसी के अंतर्गत अब हम जो ये कहा जाए कि एक अंतिम जो बात है कि एक व्यावसायिक विकास में जो एक शिक्षक की सहभागिता है उसमें जो है सम्मेलन या सेमिनार के अंतर्गत किस तरह से एक शिक्षक अपनी सहभागिता निभा सकता है या छात्रों की सहभागिता को प्राप्त कर सकता है। अमूमन अगर देखा जाए तो सेमिनार या सम्मेलन जो है वो एक तरह से कहा जाए कि मतलब कि एक विद्यालय स्तर से ऊपर अंतर विद्यालय या अंतर महाविद्यालय या बड़े बड़े स्तरों पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें कि केवल एक शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। अब जैसे धार्मिक सम्मेलन में है तो सेमिनार सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए किसी विषय विशेष पर, जैसे इस समय NEP 2020 को लॉन्च किया गया जुलाई में, तो उसके बाद उससे संबंधित उसकी समीक्षा या उसके पक्षों को जानने समझने के लिए बहुत सारे निरंतर रूप से सेमिनार हो रहे हैं और होते भी चले आए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो किसी भी विषय पर अपने विचारों को जानना, उससे संबंधित विचारों को प्रस्तुत करना, आपस में वाद विवाद करना, चर्चा के माध्यम से हम किसी निष्कर्ष या नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं इस सम्मेलन प्रक्रिया के माध्यम से। अब एक व्यावसायिक विकास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो एक शिक्षक का व्यावसायिक विकास कहाँ है? विद्यालय में। विद्यालय में अगर विद्यार्थियों की दृष्टिकोण से सम्मेलन की बात कहें तो किसी भी एक विषय या प्रकरण के ऊपर एक जो है कक्षा स्तर पर भी यूँ कहा जाए कि सेमिनार का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें कि छात्र अपने विचार रख सकते हैं, आपस में वाद विवाद के माध्यम से किसी विषय से संबंधित जानकारी की गहनता को समझ पाते हैं। क्योंकि इसमें एक निष्कर्ष या नतीजे तक पहुंचना तो ठीक है, लेकिन उस विषय से संबंधित गहन वो पता कहना चाहिए कि इसकी बहुत डीप नॉलेज जिसको हम कहते हैं उसको प्राप्त करने का उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया जाता है। सेमिनार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अभी जब जैसे ये CCE पैटर्न जो चल रहा था उसमें विद्यालयों में एक कक्षा के स्तर पर बहुत सारे ऐसे समागम एक अध्यापक के द्वारा इन सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। अगर हम इसकी बात कहें तो ये एक वह प्रक्रिया है जिसमें कि बालक को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है और जो जैसे किसी अन्य के विचार से जो वो सुनता है, जानता है, समझता है तो अपने जो विज्ञान में जो कमी रही है उसको पूर्ण करने का उसे अवसर मिलता है। सेमिनार की जो व्यवस्था होती है उसमें एक शिक्षक की एक खुद को, क्योंकि एक शिक्षक का जो ज्ञान का स्तर है वो या उस जिस विषय से संबंधित को सेमिनार का आयोजन करना चाह रहा है या सम्मेलन का आयोजन करना चाह रहा है उस विषय या प्रकरण से संबंधित जानकारी उसको खुद को भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी विषय पर किसी भी बिंदु पर आकर यदि कहीं विद्यार्थियों में एकमतता नहीं हो पाती है या विद्यार्थियों में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होता है तो उसके निवारण कर सकने की क्षमता एक शिक्षक में होनी चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए कि बालक के विकास के साथ में शिक्षक का अपना भी विकास यहाँ पर सम्मिलित होता है। इसीलिए सम्मेलन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब यहाँ एक पारिभाषिक दृष्टि से अगर हम देखें कि अगर हम सम्मेलन को परिभाषित करना चाहें तो हम कुछ निश्चित शब्दों में अगर इसको बांधते हैं तो सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा है सम्मेलन व्यक्तियों की एक
सभा है जिसमें उन्हें एक निश्चित समय पर किसी विशिष्ट विषय, कार्य या समस्या पर चिंतन तथा वाद विवाद करना होता है। अगर हम निश्चित पारिभाषिक शब्दों में इसको समेटना चाहें, सम्मेलन को परिभाषित करना चाहें, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि सम्मेलन व्यक्तियों की एक सभा है। क्या है यार? व्यक्तियों की एक सभा है जिसमें उन्हें एक निश्चित समय पर, यानी कि इसके लिए समय एकदम से निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी उठा और उसमें बात करनी शुरू कर दी और वो सम्मेलन हो गया। वो सम्मेलन नहीं कहलाता है। सम्मेलन के लिए हमें पूर्व में पूरी तैयारी करनी होती है, पूरा उसके लिए एक निश्चित समय और निश्चित व्यवस्था को पहले से करना होता है। फिर उसमें ये किसी भी एक निश्चित समय पर किसी विशिष्ट विषय, यानी कि इसमें एक विषय का होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि बिना विषय के, बिना प्रकरण आप बात को करना प्रारंभ कर दें। तो यहाँ पर विषय को हम प्रकरण भी कह सकते हैं, टॉपिक या प्रकरण। ठीक है, निश्चित विषय, कार्य या समस्या पर चिंतन करना होता है। तो यहाँ पर समस्या किसी भी विशिष्ट विषय या प्रकरण, किसी कार्य या किसी समस्या पर उन्हें चिंतन या वाद विवाद करना होता है, वही सम्मेलन कहलाता है। इस सम्मेलन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो सम्मेलन के अंदर हमें एकदम से अचानक से हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, इसका आयोजन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले बहुत सारी तैयारियों को करना होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इसके उद्देश्य के इसमें, हाँ, तो इसमें इस बात को, जैसे कि इस बात को उद्देश्य की दृष्टि से अगर हम देखें कि सम्मेलन के किन उद्देश्यों से हमें इनका आयोजन करना चाहिए, अगर विद्यार्थियों, क्योंकि विषय किसी बड़े स्तर पर विशेषज्ञों के सम्मेलन की बात करते हैं तो वो किसी विषय से संबंधित जो सत्य तथ्य हैं उनको सामने लाना या उनके सत्य तक पहुंचने के उद्देश्य से उन सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। किसी विषय की गहन जानकारी को विद्यार्थी या समाज के सामने लाने के उद्देश्य से उस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसे NEP 2020 नई शिक्षा नीति 2020 के ऊपर जितने भी सम्मेलन हुए, उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा कि उस NEP 2020 के मूल तत्वों को जानना, सत्य क्या है उसे समझना और इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, विद्यालयों में इसका उपयोग किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था को उपयोगी और प्रभावी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जो यहाँ पर पक्ष दिए गए हैं
तो यही चीज है कि बड़े स्तर पर जब बात होगी तो किसी एक विषय से संबंधित किसी एक समस्या के वास्तविक निदान के लिए प्रयास किया जाए। कक्षा स्तर पर या विद्यालय स्तर पर जहां तक उद्देश्य की बात आती है तो यह है बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। अब उद्देश्य जहां तक आता है ज्ञानात्मक तथा भावात्मक तथा भावात्मक पक्षों का विकास। अब सम्मेलन का जो उद्देश्य है बालक के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का विकास करना होता है, क्योंकि सम्मेलन में बहुत सारे सबके विभिन्न लोगों के विचारों को सुनना, खुद भी उससे संबंधित विचार प्रस्तुत करने के लिए उस विषय से संबंधित जानकारी को जुटाने का प्रयास करता है, जिससे कि उसका ज्ञानात्मक पक्ष, क्योंकि जब वो किसी चीज को सुनता है, अर्जित करता है या स्वयं पढ़ता है तो उसका ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, वहीं पर भावात्मक पक्ष का विकास होता है, क्योंकि वो उससे चीज समझ में आने लगती है, बात समझ में आने लगती है तो बालक स्वतः ही उससे जुड़ने लगता है या भावात्मक रूप से उसके प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है। इसीलिए सम्मेलन एक वह माध्यम है जिसमें कि बालक के जहाँ एक और ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, वहीं पर बालक के भावात्मक पक्षों का भी विकास करने का अच्छा अवसर हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसमें उद्देश्य है स्वतंत्र सोच, स्वतंत्र सोच का विकास। स्वतंत्र सोच या चिंतन क्षमता, क्योंकि इसमें बालक को स्वयं किसी उस विषय से संबंधित जानकारी को जुटाना होता है, स्वयं अपने, क्योंकि मैं अगर उस चीज के संबंध में बोल रही हूँ तो बालक को स्वयं उस चीज को समझने का प्रयास करना होता है, अर्थात यहाँ पर उसके स्वयं के सोचने या चिंतन करने की क्षमताओं का यहाँ पर विकास होता है कि वो स्वयं किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचता है या किसी विषय को समझने के लिए वो अपने तरीके से उसे समझने का उसे अवसर मिलता है। और वो कब होगा? जब उसमें सोच या चिंतन करने की क्षमता का विकास होगा, अर्थात यहाँ पर बालक को स्वयं को सोचने और चिंतन करने का अवसर प्राप्त होता है, जिससे कि उसकी क्षमता का विकास संभव होता है। नेक्स्ट आता है इसमें रचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास। रचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास। रचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास यानी कि यहाँ पर रचनात्मक दृष्टिकोण से बालक आत्मनिर्भर बनता है। कहने का मतलब यह हो गया कि वो किसी भी विषय से संबंधित, जैसे उसको टॉपिक या प्रकरण दिया गया है, तो अब बालक उससे संबंधित जानकारी को स्वयं के स्तर पर एकत्रित करेगा और उसे सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध रूप से उसको एक जगह पर लिखेगा और उसको एकत्रित करके और एक तरह से व्यवस्थित ढंग से उसको लिखने का प्रयास करेगा, जिससे कि उसको एक सही ढंग से उस कार्य की सही जो रचना या सही स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। इसलिए आत्मनिर्भरता इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो भी बालक आर्टिकल या जो भी प्रकरण से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करेगा उसमें किसी का सहयोग नहीं होता है। शिक्षक जब जैसे प्रकरण दिया है तो शिक्षक बालक को केवल उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा कि इसका क्या मतलब है, किस उद्देश्य से हम इस विषय से संबंधित चर्चा करने वाले हैं और इस विषय का मूल भाव क्या है। केवल इस चीज को शिक्षक एक्सप्लेन करता है, उसके बाद बच्चों को उससे
करता है। यानी कि शिक्षक ने केवल एक गाइडलाइन दी है, अब बालक जो भी आर्टिकल तैयार कर रहा है, जो भी विषय वस्तु को एकत्रित कर रहा है, वह उसकी अपनी स्वयं के प्रयास होते हैं। इसीलिए रचनात्मक आत्मनिर्भरता का विकास के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया जाता है, जिससे कि एक बालक को कहना चाहिए कि आत्मनिर्भरता की क्षमता का विकास होगा, वहीं पर निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो। नेक्स्ट पार्ट जो आगे बात इसमें है, सीखने की प्रक्रिया को गहन करना। सीखने की प्रक्रिया को गहन करना, ठीक है ना, सीखने की प्रक्रिया को गहन करना, ठीक है। जो सीखने की प्रक्रिया उसमें और गहनता लाने के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बालक स्वयं प्रयास करता है, उसे स्वतंत्रता प्रदान होती है, स्वतंत्र चिंतन करने का अवसर मिलता है, वह रचनात्मक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होता है। तो जब वह अपने विषय से संबंधित या जिस विषय टॉपिक को लेकर या यूँ कहा जाए कि उस विषय से संबंधित वो स्वयं जितना अध्ययन करता है, उसी के आधार पर जब वो दूसरों के विचारों को सुनता है, तो ये कहा जाए कि उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें और गहनता आती है, वो उससे रिलेटेड और अधिक जानकारी को एकत्रित करने के लिए तत्पर होता है या लगाए होता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, क्योंकि हर बिंदु को एक निश्चित मतलब कि कुछ भी अगर बालक प्रकरण से रिलेटेड कोई भी विषय वस्तु लेकर आता है, तो वो उस सत्य सूचना को ही हमारे सामने रखेगा। क्यों? कि उसे पता है कि असत्य होने पर या उससे संबंधित अगर मैं तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ, तो निश्चित है कि वहां पर मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पाऊंगा। अर्थात कि यहाँ पर बालक में एक तरह से कहा जाए कि वो हर सत्य तथ्य को या अपने प्रकरण को सत्य साबित करने के लिए, उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न तथ्यों के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करता है, जो उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने से मतलब है कि वो किसी भी चीज को केवल कहीं सुनी बात पर विश्वास करने की जो एक आदत होती है, उसको दूर करना और जो सत्य सूचनाएं हैं उन पर विश्वास करने की एक आदत का निर्माण होता है। क्योंकि जब अपना आर्टिकल लिखता है तो वो उसमें इन चीजों को ध्यान रखता है कि जो वास्तविक जिसके प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसके विभिन्न स्रोत हम उपलब्ध करा सकते हैं, वही चीज सत्य है। अन्यथा जिसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई स्रोत नहीं है उनको प्रमाणित करने के लिए, तो उस चीज को हम प्रमाणित नहीं कर सकते और वह असत्य होगी। इसीलिए सबके बीच में असत्य तथ्यों को प्रस्तुत करने से तो अच्छा है कि जिसके प्रमाण हो वही हम प्रस्तुत करें, और उसके लिए आवश्यक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। और यही उद्देश्य इस सम्मेलन में होता है, जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना आसान होता है। फिर आते हैं छात्रों के भावी जीवन की कठिनाइयों, कठिन विषयों के लिए तैयार करना। भावी छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना। ये वो सम्मेलन है जिनमें कि बालक को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे उसके भावी जीवन, क्योंकि भविष्य में उसे किस तरह से कार्य करना है। क्योंकि अगर आप एक व्यवसाय भी करते हैं तो व्यवसाय में सफलता के लिए अनिवार्य है कि वो उसका ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष आपका मजबूत होना चाहिए। यानी कि कुछ भी व्यवसाय आप प्रारंभ करते हैं तो उस व्यवसाय, उस प्रोडक्ट से संबंधित आपको गहन जानकारी होनी चाहिए।
पक्ष है वो बहुत अच्छे से जानकारी हो, जिसके अच्छा आपके पर उसमें कमाल हो। फिर बाद में वो जब तक स्वतंत्र चेतन इनकी जब इन कहना चाहिए रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की निरंतर रूप से उसी से संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करने की जो एक इच्छा रहती है या जो होना बहुत जरूरी है, जब तक अगर वो नहीं है तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। अपने भावी जीवन के लिए अपने आप को या अपने कहना चाहिए कि अपने जो जीवन को सरल सुगम और आरामदायक नहीं बना सकते। इसीलिए अनिवार्य है कि आपके भावी जीवन के लिए आपको तैयार करने में ये सम्मेलन में जिन उद्देश्यों से लेकर आयोजित किया जाता है उन उद्देश्यों के पीछे कारण भावी जीवन की तैयारी भी होता है। अब बात आती है कि इन सम्मेलनों के जिस उद्देश्य से हम लेकर सम्मेलनों का आयोजन करते हैं तो उसके लाभ क्या है, क्योंकि हमें जब तक लाभ का पता नहीं है तब तक हम उसके बारे में विशेष प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि मानव की प्रकृति है कि जब तक हमें किसी कार्य के मतलब लाभ का पता ना हो या हमें उसके फायदे ना पता हो या हमें लगता हो कि इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला तो हम उस कार्य को करने में कोई रुचि नहीं। इसीलिए सम्मेलन के भी हमारे अपने एक लाभ होते हैं। जब एक शिक्षक या छात्र को उसके बारे में पता होगा तो वो बहुत आसानी से उसमें भाग ले सकते। नेक्स्ट पहला है संचार कौशल में सुधार। संचार कौशल में सुधार अर्थात कि अपनी बात को संप्रेषण कौशल, संप्रेषण की प्रक्रिया में या कम्युनिकेशन स्किल का जो डेवलपमेंट है उसमें सम्मेलन में इस स्किल का डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालक अपनी बात को प्रस्तुत करना, अपने जो तथ्य वो कह रहा है, जो बात कथन वो कह रहा है, जो बात अपने सामने रख रहा है उसको प्रमाणित करता है, सामने वाले को इसके लिए सेटिस्फाइड करता है कि मैंने जो बात कही है वो क्यों सत्य मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण क्या क्या है। कहने का मतलब कि अपनी बात को किसी से किस तरह से प्रस्तुत की जाए, अपनी बात से सामने वाले को किस तरह से संतुष्ट किया जाए, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। इसीलिए संचार कौशल के विकास में सम्मेलन महत्वपूर्ण लाभकारी माना गया है। नेक्स्ट है विशेषज्ञ ज्ञान की प्राप्त करना। विशेष ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि विशेष ज्ञान प्राप्त करने से तात्पर्य क्या है कि जो हम किसी भी प्रकरण से संबंधित कोई जानकारी लेकर चले हैं तो या जानकारी लेना चाहते हैं तो उसमें हम 1, 2, 3, 4 जितने लोग वहां पर बोल रहे हैं हर एक के अलग अलग विचारों को सुनने का हमें अवसर मिलता है, जो कि हमें एक तरह से कहा जाए कि विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करने में सहयोग प्रदान करता है। नेक्स्ट है दूसरों के साथ संबंध। दूसरों के साथ संबंध या नेटवर्क। संबंध स्थापना। दूसरों के साथ संबंध स्थापना करना या नेटवर्क को बढ़ाने में सम्मेलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि एक विद्यालय में या एक कक्षा के अंदर विद्यार्थी सेमिनार का आयोजन विद्यालय में कर रहे हैं, एक कक्षा में ही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चे हमेशा होता है कि बच्चे अपने अपने कुछ निश्चित मित्रों का एक समूह होगा, उसी ग्रुप में वो रहना पसंद करते हैं। आपकी बात से दूसरे ग्रुप के दूसरे बच्चों को सेटिस्फेक्शन करना या दूसरे की बात से खुद सेटिस्फाइड होना, जब ये स्थिति होती है तो एक दूसरे से घनिष्ठता बढ़ने लगती है। अगर हम आमतौर पर स्वतंत्र सम्मेलनों की बात करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगहों के विशेषज्ञों से हमें मिलने जुलने का अवसर मिलता है, जिससे कि हमारे संबंध स्थापित होते हैं या हमारा नेटवर्क जो है तंत्र वो बहुत बड़ा
होता है। इसीलिए सम्मेलन जो है वो संबंधों को एक नया रूप देने में और संबंधों का दायरा बढ़ाने की भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर आत्मविश्वास। मिलता है, आपकी तारीफ होती है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अर्थात इस सबके बीच में बोलने, अपनी बात को प्रस्तुत करने का जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है, वह आत्मविश्वास आपको प्राप्त होता है। फिर कठिनाइयों का समाधान। कठिनाइयों का समाधान, क्योंकि जो भी कठिनाइयां आती हैं, जिस भी तरह की कठिनाइयां का सामना बालक को, जैसे किसी भी प्रकार के विषय से संबंधित कोई कठिनाई है, कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही है, तो उससे संबंधित कोई समस्या है, तो उन सब का निवारण आसानी से यहाँ पर प्राप्त होता है, क्योंकि सम्मेलन में विभिन्न अलग अलग पक्षों के ऊपर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसकी वजह से बालक की जो कठिनाई है उसका निवारण करना या उसका हल प्राप्त करना आसान होता है। फिर बाद में है, तो यहाँ पर इसके लाभ जो है हमको इस दृष्टिकोण से हम यहाँ तक अपनी बात यही करें कि एक तरह से देखा जाए तो बालक में विभिन्न कौशलों के विकास करने में, आत्मविश्वास का निर्माण करने में ये जो है सम्मेलन एक अहम भूमिका निभाता है। अब सम्मेलन का आयोजन किस तरह से किया जाए या इसकी प्रक्रिया या स्टेप्स क्या होते हैं? प्रक्रिया, प्रकरण, प्रकरण निर्धारण, विशेषज्ञ से संपर्क, व्यवस्था, प्रकरण। सबसे पहले तो प्रकरण का निर्धारण किया जाए कि किस प्रकरण पर सम्मेलन करना है, उसके बाद विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित करना कि कौन विषय आएगा और किस तरह से मतलब कौन कौन से विशेषज्ञ हैं जो कि हमारे इस सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। फिर व्यवस्था करना कि कहाँ पर उन्हें ठहराना है, किस स्थान पर सम्मेलन का आयोजन करना है, किस तरह से सम्मेलन को सुचारू करना है, उसमें क्या क्या संसाधन, आवश्यकताओं की जरूरत है, संसाधनों की, उन सब की व्यवस्था देखना। फिर आयोजन, व्यवस्था के बाद में इसका आयोजन करना। आयोजन में इस बात को ध्यान में रखना कि केवल विद्यार्थी ही आएंगे या मतलब कि कौन कौन अभिभावक भी आएंगे या क्या है, इन सब चीजों को तय करना और उसके अनुकूल उनको बैठाने की व्यवस्था करना और उसका आयोजन करना और उसको मतलब क्रियान्वित करना। फिर अंतिम बात जो आती है वह इसमें आती है उसके परिणाम। सम्मेलन के परिणामों पर भी ध्यान दिया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम सम्मेलन को लेकर आए हैं उसके क्या परिणाम या लाभ हमको प्राप्त या क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उस हिसाब से हमारा आज का क्वेश्चन लगेगा।
शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सम्मेलन है। ठीक है, शिक्षा के व्यावसायीकरण सम्मेलन किस तरह से उपयोगी है समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। स्वस्थ रहें।